हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे है। इस वीडियो में हम कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क ये क्या होता है, इनका क्या टर्म्स होता है, इनका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है या नहीं, किन चीज़ों में इनको लिया जा सकता है, इसका इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है, ये सब देखेंगे। ये वीडियो आपके सारे जितने भी इंडिया में लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, इंक्लूडिंग क्लैट, DU LLB, BHU, सब में हेल्पफुल रहेगा। तो आइए देखते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता क्या है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लिटरल सेंस में ह्यूमन माइंड के द्वारा बनाए गए क्रिएटिव वर्क पे दिया गया राइट होता है। ये इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक इंटेंजिबल प्रॉपर्टी राइट होता है जो कि रिजल्ट होता है क्रिएशन का। जो भी क्रिएशन ह्यूमन माइंड या ह्यूमन ब्रेन के द्वारा की गई उसको उस पे दिया जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन्वेंशंस में, लिटरली वर्क में, आर्टिस्टिक वर्क में, सिंबल्स, नेम, इमेजेस, इन सब में दिया जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आप कॉमन लैंग्वेज में IPR के नाम से जानते होंगे। तो आगे मैं आपको बताऊंगी एक एक करके व्हाट काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्जिस्ट इन इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिवीजन देखते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट होता है कॉपीराइट, दूसरा होता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में आता है पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। पहले हम देखते हैं कॉपीराइट क्या होता है। कॉपीराइट जो होता है वो ओरिजिनल वर्क भले ही वो पब्लिश हुआ हो या नहीं हुआ हो उसमें दिया जाता है। कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन इंडिया में कंपलसरी नहीं है। ये एक बंडल ऑफ राइट्स है जो कि किसी भी क्रिएटर को, क्रिएटर का मतलब यहाँ पे जिसने वो काम किया है, उसके लिटरेरी वर्क। अब लिटरेरी वर्क्स में क्या आएगा, बुक्स आएंगी, बुक्स में ऑथर को दिया जाएगा। ड्रामेटिक वर्क या म्यूजिकल वर्क, ये कोई आर्टिस्टिक वर्क भी हो सकता है, उसमें दिया जाता है। सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स में, साउंड रिकॉर्डिंग में भी कॉपीराइट दिया जाता है। बेसिक जो पर्पस होता है कॉपीराइट का वो प्रोटेक्शन देना क्रिएटर को, ताकि उसके वर्क को कोई यूज ना कर पाए, रिप्रोड्यूस ना कर पाए। इंडिया में कॉपीराइट जो होता है वो काफी काइंड्स ऑफ कॉपीराइट्स हैं। जैसे कि ऑथरशिप का कॉपीराइट जिसमें लीगल राइट ऑथर्स के प्रोटेक्ट होते हैं या प्रोड्यूसर के राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं ताकि उसे कोई रिप्रोड्यूस ना कर पाए। आगे हम देखते हैं कौन कौन से वर्क प्रोटेक्टेड हैं इंडिया में। जैसे कि मैंने आपको बताया लिटरेरी वर्क प्रोटेक्टेड है। अब लिटरेरी वर्क होता क्या है? पब्लिकेशन ऑफ बुक्स, आर्टिकल्स, जर्नल्स, पीरियोडिकल्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इन्हें बोलते हैं लिटरेरी वर्क। क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि ये ओरिजिनल वर्क होना चाहिए, कॉपीड वर्क नहीं होना चाहिए। ड्रामेटिक वर्क में कॉपीराइट मिलता है, इसकी कंडीशन होती है कि ये फिजिकली परफॉर्म्ड होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं म्यूजिकल वर्क। म्यूजिकल वर्क के केस में ग्राफिकल नोटेशन जो होती हैं उसको भी कॉपीराइट मिलता है। आर्टिस्टिक वर्क जिसमें आता है पेंटिंग्स, स्कल्पचर, ड्राइंग्स, एनग्रेविंग, फोटोग्राफ्स एंड आर्किटेक्चर वर्क्स। साउंड, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स एंड साउंड रिकॉर्डिंग्स में भी कॉपीराइट मिलता है इंडिया में अकॉर्डिंग टू कॉपीराइट लॉ। अब हम देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन कॉपीराइट का कंपलसरी है या नहीं है। कॉपीराइट लॉ के अकॉर्डिंग इंडिया में कंपलसरी नहीं है कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन कराना, लेकिन ये हमेशा एडवाइजेबल होता है कि कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन करवाया जाए। बिकॉज अगर कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है तो वो एक प्राइमा फेसी एविडेंस हो जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में एट द टाइम ऑफ इन्फ्रिंजमेंट। मतलब जब भी कोई आपके वर्क को चोरी कर लेगा, उसको रिप्रोड्यूस करेगा, एंड इन दैट केस इफ यू विल गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ टू सीक द प्रोटेक्शन, इन दैट केस अगर आपका रजिस्टर्ड कॉपीराइट है तो वहां पे आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, बिकॉज वो एज अ प्राइमा फेसी एविडेंस काम करेगा जो आपका रजिस्टर्ड कॉपीराइट है। प्लस अगर आप कॉपीराइट को रजिस्टर करवा लेते हैं तो आप अगर कॉपीराइट को लाइसेंस करते हैं, किसी और को यूज करने देते हैं, तो उसमें भी वो असाइनमेंट एंड लाइसेंसिंग के केस में
इजी होगा आपके लिए और हेल्पफुल होगा। कॉपीराइट किस किस चीज को प्रोटेक्ट करता है? फर्स्ट, एक्सप्रेशन होना चाहिए। मतलब अगर सपोज इफ यू हैव सम आइडिया एंड इट इज नॉट एक्सप्रेस्ड, देन आपको उसके लिए कॉपीराइट नहीं मिलेगा। जब भी किसी ऑथर का ओरिजिनल वर्क एक्सप्रेस्ड फॉर्म में आता है तभी उसे कॉपीराइट उसके लिए मिलता है। ओरिजिनलिटी, it is very important to get the copyright protection that your work should be original, it shouldn't be copied from some other person। अगर copied work है तो आप copyright के लिए डिमांड नहीं कर सकते। आप नहीं बोल सकते that it is my copyrighted work। Fixation is necessary, मतलब कोई बुक है तो रिटन फॉर्म में होना चाहिए, कोई साउंड है तो रिकॉर्डेड होना चाहिए, अदरवाइज कॉपीराइट नहीं मिलेगा। फेयर यूज, ये टर्म कॉपीराइट लॉ में आप बार बार देखते होंगे। फेयर यूज क्या होता है? फेयर यूज का मतलब होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस भी वक्त आप कोई काम ऐसा करते हैं जो कि कॉपीराइट से प्रोटेक्टेड है, तो आपको मान लिया जाता है कि आपका उस पर कॉपीराइट है। मतलब आपका यहाँ पे ऑथर का, जो भी ऑथर है उसका उस पर कॉपीराइट है। जैसे ही वो कॉपीराइटेड वर्क बना तो आप कंसेंट देते हैं उसके फेयर यूज के लिए। मतलब कोई भी व्यक्ति आपके अलावा उसका फेयर यूज कर सकता है, उसको यूज कर सकता है, नॉट फुल बट अ particular reasonable amount of it for some news reporting, commenting and scientific research plus educational purposes के लिए। जैसे कि आप कॉमनली जानते होंगे जब भी आप किसी मास्टर्स डिग्री में जाते हैं या पीएचडी करते हैं तो आपको थीसिस या कोई पेपर प्रेजेंट करना होता है। उस वक्त आप कोई कॉपीराइट वर्क का एक पर्टिकुलर पोर्शन उसमें डाल सकते हैं, उसमें यूज कर सकते हैं, बट नॉट द होल ऑफ इट। उसे फेयर यूज बोलते हैं। अब हम देखते हैं कॉपीराइट का क्या टर्म होता है, कितने सालों तक कॉपीराइट एग्जिस्ट करता है। तो जनरली कॉपीराइट जो है वो 60 इयर्स तक एग्जिस्ट करता है, सब्सिस्ट करता है लाइफ ऑफ ऑथर के बाद। अगर ऑथर की लाइफ 80 इयर्स है तो 80 इयर्स के बाद सब्सिक्वेंट 60 इयर्स तक वो सब्सिस्ट करेगा एंड देन उसके बाद वो पब्लिक यूज में आ जाएगा, पब्लिक उसे यूज कर सकती है। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग के केस में 25 इयर्स होता है, परफॉर्मर्स के केस में 50 इयर्स होता है एंड पोस्टमस पब्लिकेशंस जो होती हैं उनके केस में 60 इयर्स होता है। पोस्टमस पब्लिकेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर सपोज कोई ऑथर है, उसकी डेथ हो चुकी है और उसकी डेथ के बाद वो पब्लिश हुआ है वर्क, तो उस केस में जो कॉपीराइट सब्सिस्ट करेगा वो 60 इयर्स करेगा, उसके बाद वो पब्लिक डोमेन में फॉल कर जाएगा। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट्स एंड राइट्स ऑफ कॉपीराइट होल्डर्स। इन्फ्रिंजमेंट का मतलब होता है कि अगर कोई आपके कॉपीराइटेड वर्क को रिप्रोड्यूस करे, उसे यूज करे आपके बिना परमिशन के, तो उसे हम इन्फ्रिंजमेंट बोलते हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज विदाउट योर कंसेंट। अगर कंसेंट के साथ कोई यूज करता है तो उसे इन्फ्रिंजमेंट नहीं बोला जाएगा। सो राइट्स कन्फर्स बाय एक्ट टू कॉपीराइट ओनर्स। उनके पास क्या राइट्स होते हैं? उनके पास रिप्रोड्यूस करने के राइट होते हैं, रिकॉर्डिंग का राइट होता है, ब्रॉडकास्टिंग का, ट्रांसलेटिंग का, यूजिंग द वर्क फॉर पब्लिक परफॉर्मेंस। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी कॉपीराइटेड वर्क को रिप्रोड्यूस करे, रिकॉर्ड करे, ब्रॉडकास्टिंग करे, ट्रांसलेशन करे या यूज करे बिना ऑथर की या उसके ओरिजिनेटर की या फिर जिसके पास कॉपीराइट है उसकी परमिशन के, तो उसे बोला जाएगा कि वो इन्फ्रिंज कर रहा है। अब अगर इन्फ्रिंजमेंट होता है तो उसकी रेमेडीज क्या होती है? तो कॉपीराइट एक्ट में सिविल एंड क्रिमिनल दोनों रेमेडीज दे रखी हैं। इसमें रेमेडीज में इंजंक्शन आता है। इंजंक्शन का मतलब होता है कि कोर्ट ऑर्डर करती है कि अब उसका कॉपीराइट का जो वायलेशन है या जो इन्फ्रिंजमेंट है उसे रोक दिया जाए। डिस्ट्रक्शन एंड सीजर ऑफ द आर्टिकल्स इज अगेन अ रेमेडी। मतलब कोर्ट ऑर्डर करेगी कि जो भी आर्टिकल, सपोज कोई बुक्स थी या कोई पेंटिंग्स थी जिनको कॉपीराइट वायलेट करके बिना परमिशन ऑफ ऑथर के, बिना परमिशन ऑफ कॉपीराइट ओनर के बनाया गया, रिप्रोड्यूस किया गया, तो कोर्ट ऑर्डर करेगी कि उनका डिस्ट्रक्शन कर दिया जाए, उनको मिटा दिया जाए, उनको किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। नेक्स्ट हम वर्ड देखते हैं ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क जो होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे बहुत सारे ट्रेडमार्क अभी देख रहे होंगे, ये सारे ट्रेडमार्क हैं। ओके, सो ट्रेडमार्क एक मार्क होता है जो केपेबल ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, जैसे आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप अपने गुड्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दूसरों की सर्विसेज से। ये इंक्लूड करता है शेप ऑफ गुड्स, ये किसी गुड्स के शेप के फॉर्म में हो सकते हैं, उनकी पैकेजिंग के फॉर्म में हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स के फॉर्म में हो सकते हैं। अ मार्क कैन इंक्लूड अ डिवाइस, ब्रांड, हेडिंग,
लेबल, टिकट, नेम, सिग्नेचर, वर्ड्स, लेटर, न्यूमेरल शेप्स ऑफ गुड्स, पैकेजिंग या कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं। जब भी आप ऐसा कोई साइन देखते हैं ऐसा, तो आपके दिमाग में क्या आता है? LG। ओके, दिस इज अ LG का ट्रेडमार्क। प्लस देयर आर फ्यू टैगलाइंस, जैसे कि अगर आपने सुना होगा द टेस्ट ऑफ इंडिया, ये अमूल की टैगलाइन है। सो इट्स अ पॉपुलर ट्रेडमार्क, और ट्रेडमार्क में स्लोगन्स, टैगलाइंस ये भी रजिस्टर्ड की जाती हैं। रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन, एज मैंने बताया था, कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी नहीं है इंडिया में, एंड ट्रेडमार्क का भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है, मैंडेटरी नहीं है रजिस्ट्रेशन इंडिया में, बट एडवाइजेबल है कि आप रजिस्ट्रेशन करवा लें। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो क्या बेनिफिट्स होते हैं? बेनिफिट्स ये होते हैं कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ओरिजिन ऑफ गुड्स को एंड सर्विसेज को, आप अपने गुड्स को एडवर्टाइज कर सकते हैं, जैसे ये जो साइन है नाइकी का है, राइट? सो आप इससे एडवर्टाइज कर सकते हैं एंड लोग इससे डिस्टिंग्विश कर पाते हैं आपके गुड्स को। टैगलाइंस के द्वारा आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होता है वो गार्ड करता है कमर्शियल गुडविल को, ट्रेडर की जो कमर्शियल गुडविल होती है उसको गार्ड करता है। इट प्रोटेक्ट्स द इनोसेंट पब्लिक फ्रॉम बाइंग द गुड्स ऑफ सेकंड रेट क्वालिटी। ओके, सो अगर जब आप मार्केट में जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि स्पेलिंग मिस्टेक गुड्स होते हैं। लाइक अगर रीबॉक की स्पेलिंग ये है तो रीबोकी, या फिर इस टाइप का REBOKEE, इस टाइप के आपने प्रोडक्ट्स देखे होंगे। तो अगर आपका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है तो आप जो दूसरे लोग हैं उनको मना कर सकते हैं कि सिमिलर नेम के गुड्स ना बेचें, और इंटरेस्ट ऑफ जो कंज्यूमर है उसका भी सेव होता है, ताकि वो देख पाए कि हाँ, उसे पता होता है कि रीबॉक की क्या स्पेलिंग है, कैसा उसका सिंबल है, क्या उसकी टैगलाइन है, वो उसके अकॉर्डिंग गुड्स को खरीदे। व्हाट कैन बी रजिस्टर्ड एज ट्रेडमार्क इन इंडिया? तो यहाँ पे एक लिस्ट दे रखी है, इनको एज अ ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड किया जा सकता है। कोई भी इन्वेंटेड वर्ड्स, कोई न्यूमेरल, कोई लेटर, कोई डिवाइस, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, शेप ऑफ गुड्स, स्लोगन, साउंड मार्क्स। तो स्लोगन्स, साउंड मार्क, शेप ऑफ गुड्स, इनमें भी ट्रेडमार्क मिलता है अकॉर्डिंग टू ट्रेडमार्क लॉ। टर्म क्या होता है ट्रेडमार्क का? ट्रेडमार्क जो है वो सबसिस्ट करता है 10 साल के लिए, एंड देन उसके बाद अगर आप रिन्यूअल फी देते रहते हैं तो जब तक आप उसे टाइमली रिन्यू कराते रहेंगे रिन्यूअल फी दे के, तो ट्रेडमार्क सबसिस्ट करेगा। सो इट लास्ट फॉर एवर ऑन वन कंडीशन दैट यू पे टाइमली रिन्यूअल फी। सिंबल क्या होता है ट्रेडमार्क का? दिस इज अ सिंबल, TM जो आपको दिख रहा है ये ट्रेडमार्क का सिंबल है, एंड R, दिस इज अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का सिंबल। ओके, मतलब जब आप फाइल करते हैं एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए, तो जैसे ही आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो 3 दिन के अंदर आपको ये चेक हो जाएगा कि वैसा सेम ट्रेडमार्क कोई यूज कर रहा है या नहीं, और 3 दिन के बाद आप TM का सिंबल यूज कर सकते हैं। बट अप्रोक्स 2 साल का टाइम लग जाता है जब आपको रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का सिंबल मिलता है, और जब आपका एक बार रजिस्टर्ड हो जाता है तो आप उसमें ये वाला साइन R, एक गोल सर्कल के अंदर ये वाला रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का साइन यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट जो टर्म है वो है पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट is a exclusive statutory right granted by state for an invention that is new। कौन सी इन्वेंशन? जो कि इन्वेंशन न्यू है, जिसमें इन्वॉल्व है कुछ इन्वेंटिव स्टेप्स which is important and is capable of industrial application। so what are the requirements? it should be new, उसमें कुछ इन्वेंटिव स्टेप्स होना चाहिए एंड उसका कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए। A patent owner given an exclusive right to prevent others from making, using, selling, offering for sale or importing a process of product in respect of which the patent has been granted। जिसको भी पेटेंट एक न्यू एक्सक्लूसिवली मिला हुआ है वो रोक सकता है, वो प्रिवेंट कर सकता है दूसरों को उसको यूज करने से, उसको बेचने से, या ऑफरिंग फॉर सेल करने से, इंपोर्ट करने से एंड उसको यूज करने से, राइट? वो रोक सकता है। इंडिया में क्या क्या पेटेंटेड है? सो फॉर पेटेंट टू फॉर ग्रांटिंग पेटेंट या फॉर गेटिंग पेटेंट क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? जो भी पेटेंट है वो नॉवेल होना चाहिए। नॉवेल का मतलब न्यू होना चाहिए।
उसमें कुछ इन्वेंटिव स्टेप्स होना चाहिए और वो नॉन ऑब्वियस होना चाहिए। केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, दीज आर द एलिमेंट्स। कौन अप्लाई करेगा पेटेंट के लिए? जो भी फर्स्ट एंड ट्रू इन्वेंटर होता है या असाइनी होता है, या तो इन्वेंटर हो जिसने वो चीज इन्वेंट की है या जिसको वो असाइन किया गया है। पहला फर्स्ट एंड ट्रू, वो ट्रू भी होना चाहिए और पहला भी होना चाहिए, या तो वो अकेले या ज्वाइंटली। सपोज कोई चीज दो लोगों ने मिलकर इन्वेंट की है तो वो दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं पेटेंट के लिए। अब हम देखते हैं व्हाट आर नॉट इन्वेंशंस। तो हमने देखा, जैसे हमने एलिमेंट्स में पढ़ा था, कि पेटेंट सिर्फ इन्वेंशंस के लिए ही मिलती है। अगर कोई चीज न्यू नहीं है, नॉवल नहीं है, इन्वेंशन नहीं है, उसमें इन्वेंटिव स्टेप्स इन्वॉल्व नहीं है, तो उसके लिए आप पेटेंट नहीं ले सकते। सो व्हाट आर नॉट इन्वेंशंस? कोई भी चीज जो फ्रिवलस है या कॉन्ट्ररी टू लॉ है या कॉन्ट्ररी टू मोरालिटी है या इंजूरियस टू पब्लिक हेल्थ है, उसमें आप पेटेंट नहीं ले सकते। कोई भी मियर डिस्कवरी ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल, कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑलरेडी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता था, आपने उसका सिर्फ डिस्कवर किया, उसको सिर्फ ढूंढा, तो आप उसके लिए पेटेंट नहीं मांग सकते। अगर कोई भी मियर डिस्कवरी ऑफ एनी न्यू प्रॉपर्टी ऑफ न्यू यूज, अगर किसी चीज का आपने एक किसी दूसरे तरीके से यूज करना सीखा या डेवलप किया, तो आप उसके लिए पेटेंट के लिए नहीं जा सकते। नेक्स्ट देखते हैं, अ सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय मियर एडमिक्सचर, अगर आप दो चीजों को मिक्स करके कोई नया सब्सटेंस बनाते हैं तो उसमें भी आप पेटेंट नहीं ले सकते। मियर अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट और डुप्लीकेशन ऑफ नोन डिवाइस, कुछ दो डिवाइस मार्केट में अवेलेबल थे, आपने उनका अरेंजमेंट कर दिया या रीअरेंजमेंट कर दिया, तभी भी आप उसके लिए पेटेंट नहीं ले सकते। अ मेथड और प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग एप्लीकेशन applicable during the process of manufacture or rendering the machine apparatus or other equipment more efficient or for the improvement or restoration of existing machine apparatus or other equipment or for improvement or control of manufacture। so इस केस में भी जब भी आप किसी भी न्यू किसी इक्विपमेंट का मोर एफिशिएंट एंड मोर इम्प्रूव्ड यूज करते हैं या टेस्ट करते हैं, तो उस केस में भी आप उसको पेटेंट नहीं बोल सकते, नहीं ले सकते पेटेंट। मेथड ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, खेती करने के मेथड्स को, हॉर्टिकल्चर करने के मेथड्स को आप पेटेंट नहीं ले सकते। एनी प्रोसेस फॉर मेडिसिनल, सर्जिकल, क्यूरेटिव या अदर ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, राइट, अगर ट्रीटमेंट के जो प्रोसेस हैं उनका भी आप पेटेंट नहीं ले सकते। अब हम देखते हैं टर्म क्या है पेटेंट का। जो टर्म है पेटेंट का वो है 20 इयर्स। मैं यहाँ पे आपका रिवीजन करा दूं। कॉमनली कॉपीराइट का जो टर्म हमने पढ़ा था वो 60 था, कॉमनली ट्रेडमार्क का जो हमने पढ़ा था वो 10 था, एंड पेटेंट का जो हम पढ़ रहे हैं वो है 20। इन दोनों के केस में अगर आप रेन्यूअल फीस देते रहें तो ये रिन्यू हो जाते हैं, और जब तक आप रेन्यूअल फीस देते हैं ये सब्सिस्ट करते हैं। इसके केस में, कॉपीराइट के केस में 60 ईयर, या फिर एक्सेप्शन हमने क्या पढ़े थे 50 इयर्स, 25 इयर्स। पोस्टोमस केस के में हमने क्या पढ़ा था 60 इयर्स। कॉपीराइट के केस में एक और चीज हमने पढ़ी थी, जो लाइफ टाइम होता है क्रिएटर और या फिर जो ऑथर का लाइफ प्लस 60 इयर्स। ओके, सो इट वाज जस्ट फॉर द रिवीजन। सो यहाँ हमने टर्म देखा पेटेंट का, वो है 20 इयर्स, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ एनी टाइमली रिन्यूअल फीस। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ये जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े ये आपको अभी एंड बाद में भी जब आप लॉ स्कूल में चले जाएंगे बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। सो इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा, फॉर स्पेशली फॉर क्लैट एग्जामिनेशन। जो ये क्वेश्चंस आते हैं वो प्रिंसिपल बेस्ड आते हैं। सो एक प्रिंसिपल दिया होगा, जो भी मैंने जैसे देखा 2017 में जो सवाल पूछे गए हैं, 2 या 3 सवाल कॉपीराइट लॉ से हमेशा पूछे जाते हैं। तो प्रिंसिपल जो होगा वो जो मैंने लॉ आपको पढ़ाया उससे वेरी कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको लॉ पढ़ाया कि कॉपीराइट के केस में 60 इयर्स ड्यूरेशन है, या ट्रेडमार्क के केस में मैंने आपको पढ़ाया 10 इयर्स है, सब्जेक्ट टू रिन्यूअल फीस। तो जो प्रिंसिपल है इट में डिफर, अगर प्रिंसिपल डिफर करता है तो आपको उसी तरीके से उसी प्रिंसिपल को, ना कि जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए उसको, जो प्रिंसिपल वहां पे लिखा है उसको दिमाग में रख के फैक्ट्स पे अप्लाई करना है एंड ऑप्शन टिक करना है। ओके, थैंक यू।